नमस्ते मित्रों। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित श्री शिवाजी महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र 9वां सत्र 5वां हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की आदि प्रवृत्तियों को पढ़ना है। किसी भी काव्य धारा या काव्य क्षेत्र के संदर्भ में यदि हम चर्चा करते हैं तो उस समकालीन परिस्थितियों की प्रेरक परिस्थितियां हमें पढ़ना आवश्यक है, उसका अध्ययन करना आवश्यक है। और इसलिए अब इस ताशिका में हम आदिकालीन हिंदी साहित्य की जो प्रेरक परिस्थितियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि आदिकाल का साहित्य निर्माण होने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां प्रेरक थी। जैसे कि हम जानते हैं कि आदिकाल का जो प्रारंभ माना जाता है, अधिकतर साहित्यकार संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, इस समय के बीच आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। और जैसे साहित्य मानव समाज के विविध भावों और नित्य नवीन वाली चेतनाओं की अभिव्यक्ति होता है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी साहित्य उस काल के या समकालीन परिवेश के अलग अलग प्रवृत्तियों का, अलग अलग परिस्थितियों का परिणाम होता है। और उसी रूप में हम देखते हैं कि आदिकाल में जितना साहित्य निर्माण हुआ, चाहे वो जैन साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो, या सिद्ध साहित्य हो, या रासो साहित्य हो, वो सारा समकालीन परिवेश की अलग अलग परिस्थितियों का ही परिणाम है। और इसलिए साहित्य को समाज का आईना माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी काल के विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों में सापेक्ष होती हैं। अर्थात हम देखते हैं कि परिस्थितियों का ही परिणाम हमारे समकालीन साहित्य पर होता है। और आदिकालीन साहित्य पर भी अलग अलग परिस्थितियों का परिणाम रहा है। ये साहित्य भी अपवाद नहीं रहा है कि समकालीन परिवेश की अलग अलग परिस्थितियां इस साहित्य पर प्रभाव करती हुई दिखाई देती हैं। आदिकालीन साहित्य भी हम देखते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों का वहाँ पर परिणाम है। ये परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं और उन परिस्थितियों का प्रभाव हमारे साहित्य पर किस प्रकार रहा है, इसका अध्ययन हम इस ताशिका के अंतर्गत लेंगे। जैसे हम देखते हैं कि आदिकाल का प्रारंभ संवत 1050 के इर्द गिर्द माना जाता है और उसका जो समापन समय वहाँ पर तय किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो 1375 तक है। अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक ये कालावधि मानी जा सकती है। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का अवलोकन हम निम्न परिस्थितियों के माध्यम से हम कर सकते हैं। पहली परिस्थिति पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें राजनीतिक परिस्थितियां आती हैं। चाहे आज की वर्तमान परिस्थितियां हो, चाहे मध्यकाल की हो, चाहे प्राचीन काल की हो, हर क्षेत्र में या हर कालावधि में, हर समय सीमा में समकालीन राजनीति साहित्य पर प्रभाव करता है। राजनीतिक परिवेश साहित्य पर प्रभाव करता है। राजा किस प्रकार का है, राजा साहित्यकारों को, राजा कला को या कला के उपासक को, साहित्यकार को पनाह देता है या उन्हें कुछ उनकी मांगों को पूरा करता है या उन्हें वहाँ पर सारा सुरक्षा देता है। ऐसा काल साहित्य निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आदिकाल की जब हम बात करते हैं तो आदिकाल में राजनीतिक दृष्टिकोण से अशांति थी और अलग अलग प्रकार के युद्ध हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में चलते थे। राजा सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत हमारे देश की जो अलग अलग सीमाएं हैं या अलग अलग जो एक संघ देश था, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक संघ देश की संकल्पना उस काल में वहाँ पर नहीं थी। और विशेषतः सम्राट हर्षवर्धन के बाद हम देखते हैं कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विभाजन होना, अर्थात एक देश, एक छोटा सा राज्य, इस प्रकार की संकल्पना इस आदिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों में हम देख सकते हैं। माने जैसे आज हम भारत एक देश, एक भारत का नक्शा, भारत की एक भौगोलिक दृष्टिकोण से एक प्रकार की सीमा, उस प्रकार की सीमाएं उस काल के राजनीतिक परिवेश में नहीं थी। गहरवार हो, परमार हो, चौहान हो या फिर चंदेल वंशों के जो राजपूत राजा थे, उन्होंने अपना अपना स्वतंत्र राज्य निर्माण किया था। अर्थात एक छोटे प्रदेश को लेकर एक देश की सीमा का एक
संकल्पना उस काल के राजनीतिक संदर्भ में हुआ करती थी। एक व्यापक और विस्तृत रूप में देश, इस प्रकार की भूमिका उस काल के समकालीन परिवेश में नहीं थी। छोटा प्रदेश, छोटी राजनीति या छोटा प्रदेश ही उस देश, ये देश है, इस प्रकार की संकल्पना इस काल के समकालीन राजनीति में थी। भारत की उत्तर और पश्चिमी सीमा पर इस काल में काफ़ी विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका सिलसिला हम देखते हैं कि अंग्रेज आने तक ये चलता रहता है। माने अंग्रेज जब तक आते नहीं हैं तब तक हम देखते हैं कि देश पर विदेशी आक्रमणकारी अर्थात मुसलमान शासकों का राज रहा है। वो 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी आता है, उसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौहरी आता है और वे सिर्फ आए नहीं हैं, उनके साथ वहाँ की भाषा लाई, उनके साथ वहाँ का साहित्य लाया, उनके साथ वहाँ की संस्कृति लाई, उनकी परंपराएं लाई, उनका सांस्कृतिक जितना भी हैं कलाएं हैं, उस सारी 64 कलाओं में से अलग अलग कलाएं भी उनके साथ यहाँ पर आती है, जिसका परिणाम हमारे समकालीन साहित्य पर, भाषा पर हमें दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि हम देखते हैं कि आज के हमारे मंदिर हैं, स्थापत्य है, साहित्य हैं, इस पर मुसलमान शासकों का भी काफ़ी प्रभाव रहा है और इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि आदिकाल में हमारे देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का फिर राज्य बना रहा। इसी बीच हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हमारे देश में कई बार हम देखते हैं कि अशांति और संघर्ष का एक परिस्थिति रही है और उसका परिणाम, उसका नतीजा हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता जो थी वो संकुचित रूप में थी। जैसे कि आज हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो पूरे देश को लेकर, हम एक राष्ट्र को लेकर अपना स्वाभिमान जागृत करते हैं, राष्ट्रीयता को जागृत करते हैं, लेकिन उस काल में ऐसा नहीं था। एक छोटा सा प्रदेश, एक छोटा सा देश मानकर हम चलते थे, अर्थात वो एक राष्ट्रीय संकुचित था। इस काल की राजनीतिक दोष भी माना जा सकता है। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह एवं युद्ध का परिवेश, ये इस काल की एक विशेषता रही है और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भाषा में और साहित्य में इसका परिणाम होता हुआ दिखाई देता है। उत्तर भारत में साहित्य का सृजन अलग प्रकार से होता हुआ दिखाई देता है, दक्षिण भारत में अलग प्रकार से होता हुआ दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें, राजनीति की सारी जो अलग अलग गतिविधियां हैं, उसका सारा प्रभाव हम देखते हैं कि साहित्य पर दिखाई देता है। और इसी काल में हम देखते हैं कि एक तो एक कवि ने तलवार के गीत गाए हैं और दूसरा हम देखते हैं कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण हठयोग और उपदेश वृत्तियाँ अर्थात आध्यात्मिकता की बात उनके साहित्य में दिखाई देती है। माने इस दृष्टिकोण से देखें कि राजनीतिक परिस्थितियाँ साहित्य पर कितना प्रभाव करती हैं, तो यहाँ पर हम आदिकाल की परिस्थितियों को पढ़ने के बाद या समझने के बाद ये हम तय कर सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियाँ साहित्य पर काफ़ी प्रभाव करती हैं। यदि हम विचार करें कि ये साहित्य, ये परिवेश यदि शांति के साथ भरा होता, पूरी अखंडता, राष्ट्रीय एकात्मता के रूप में हमारे सामने आती, पूरा देश का चित्र हमारे सामने आता, तो हमारा इस काल का साहित्य एक अलग प्रकार का साहित्य निर्माण हुआ होता। एक ऐसी आशा हम कर सकते थे। लेकिन इस काल की साहित्यिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग होने के कारण हम देखते हैं कि इस प्रकार हमारे साहित्य में इस प्रकार का राजनीतिक प्रभाव होने के कारण हम देखते हैं कि साहित्य उस प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है। दूसरी प्रवृत्ति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर धार्मिक परिस्थितियाँ भी हमारे साहित्य पर प्रभाव करती हैं। धार्मिक परिस्थितियों की बात यदि हम करें कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में, जैसे कि हमने राजनीतिक परिस्थितियों में कहा है कि आक्रमणकारी, बाहरी आक्रमणकारी आते हैं, विदेशी आक्रमणकारी अर्थात मुस्लिम शासक यहाँ पर आक्रमण करते हैं, अपना राज्य बसाते हैं और वे अपने धर्म को भी लेकर यहाँ पर आते हैं, धर्म के रीति रिवाज को लेकर आते हैं, उनके संस्कार को लेकर आते हैं, उनकी भाषा को लेकर आते हैं और उनका सारा परिणाम, उसका सारा प्रभाव हमारे यहाँ की समाज नीति और धर्म नीति पर होता है। ऐसे इतिहास में कहा जाता है कि मुस्लिम शासक बलजबरन हम देखते कि धर्मांतरित करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे और दंडित करते थे। उसका भी परिणाम हमारे साहित्य पर दिखाई देता है कि राजनीतिक लक्ष्य के कारण, राजनीतिक गुंडागर्दी के कारण हम देखते हैं कि उनके डर के कारण, उनके खौफ के कारण कई जो संत कवि थे, संत भक्त कवि थे, वे अपने आराध्य के शरण में जाते थे और उसी शरण में जाने के बाद आराध्य का गुणगान गाते थे। इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए ये सारा उनका प्रयास हुआ करता था।
अर्थात धार्मिक परिस्थितियां समकालीन साहित्य पर काफी प्रभाव करती हैं। भारतीय धर्म साधना में जिस प्रकार की एक उथल पुथल मच गई थी, उसका परिणाम हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर अर्थात हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रभाव भी इस काल के साहित्य पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान का निर्माण होता है, उसके बीच हम देखते हैं कि फिर दूसरे पंथ का निर्माण होता है, जिसे सिद्ध साहित्य, सिद्ध पंथ भी कहा जाता है। और जैन में भी श्वेतांबर, दिगंबर इस प्रकार के मतांतर निर्माण होते हैं, पंथ निर्माण होते हैं, उसका भी साहित्य पर परिणाम दिखाई देता है। इस काल में हम देखते हैं कि हिंदी में अधिकतर अलग अलग प्रकार के सिद्धांत का निर्माण हुआ। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं शती में भरत मुनि हैं, अलग अलग प्रकार के आचार्य हैं जिन्होंने साहित्य का सृजन किया। वैदिक तथा पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव भी इस काल के साहित्य पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय का काफी प्रभाव इस काल के साहित्य पर हमें दिखाई देता है। भक्तिकाल में जितना भी साहित्य निर्माण हुआ, उसकी पार्श्वभूमि आदिकाल के साहित्य में हमें दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं कि नाथों ने जिस प्रकार की उलटबाशिया या एकेश्वरवाद की स्थापना की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामने लेकर अनेक सिद्धांत सामने रखे, उसका सारा परिणाम हमारे भक्तिकाल के साहित्यकार संत कबीर पर दिखाई देता है। माने भक्तिकाल की जो नींव है, वो नींव आदिकाल के साहित्य में हमें दिखाई देती है। और इसलिए इस तरह से हम देखते हैं कि आदिकाल में सिद्ध संप्रदाय के जितने भी सिद्धांत थे, जितना भी दर्शन था, जितने भी तत्वज्ञान था, नाथ संप्रदाय का भी जितना भी तत्वज्ञान था या दर्शन था, उसका सारा साहित्य पर प्रभाव हमें दिखाई देता है। उनके साहित्य के माध्यम से वो सारे इस प्रकार के हमें सिद्धांतों की स्थापना दिखाई देती है। बौद्ध धर्म कालांतर में वज्रयान अर्थात सिद्धयान में, जैसे कि हमने कहा है कि हीनयान में परिवर्तित होता है और सिद्धों का निर्माण होता है। 84 सिद्ध, जैसे कि हम पढ़ा है हमने कि 84 सिद्ध थे। सरप्पा, लोईप्पा, डोम्बिप्पा, कुकुरिप्पा, ये सारे सिद्ध समकालीन परिवेश के समाज के अलग अलग विषयों को लेकर अपने साहित्य में अपना चिंतन रखते थे। नाथों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और साथ ही साथ बाह्यांडवरों का खंडन भी किया। ये नाथ की सबसे बड़ी विशेषता है। संत कबीर को हम पढ़ते हैं तो आदिकाल के नाथों को याद करते हैं कि नाथों ने जो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, बाह्यांडवरों का विरोध किया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उन्होंने पुरस्कार किया है, वो सारा चिंतन कबीर के साहित्य में दिखाई देता है। अर्थात नाथों ने यहाँ से लेकर हम देखते हैं कि 1000 साल पहले की बात, जब हमारा धर्म, हमारा समाज काफी मात्रा में पौराणिकता को लेकर जीने वाला था, उस समय नाथों ने इतनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी बात को हमारे सामने रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसलिए नाथ हमारे सामने आते हैं और नाथ सही मायने में कबीर के रूप में सामने आते हैं। और जो भक्तिकाल में जो आंदोलन निर्गुण साहित्यकार के संदर्भ में हुआ, वो सारा श्रेय हम देखते हैं कि आदिकाल के नाथ संप्रदाय को जाता है। और नाथों ने जो पार्श्वभूमि रखी थी, उसका हम देखते हैं कि फल भक्तिकाल में कबीर जी के माध्यम से हमारे सामने आता है। गुजरात में जैन मत का बहुत काफी प्रभाव रहा है कि जैसे कि हम देखते हैं कि अपभ्रंश भाषा का विकास हो रहा था और अपभ्रंश भाषा में काफी साहित्यकार, कवि लिख रहे थे, उसका भी हमने अध्ययन किया है। और गुजरात में जैन मत का काफी प्रभाव हमें दिखाई देता है और जिसका आदिकाल के साहित्य पर प्रभाव हमें देख सकते हैं। मुसलमान शासकों के आगमन के कारण हम देखते हैं कि धार्मिक परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मुसलमान शासक आने के पहले धार्मिक परिस्थितियां बहुत अच्छी थी भारत में, लेकिन उनके आने के बाद धर्मांतर की बात आई। उनके आने के बाद उनके धर्म के बहुत सारे संदर्भ हमारे हिंदू धर्म के साथ जोड़े जाने लगे, भारतीयों के साथ जोड़े जाने लगे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत सारे परिवर्तन हुए, धार्मिक संदर्भ में बहुत सारे परिवर्तन हुए। लोग शासकों को डरने लगे और लोग धर्मांतरित होने के लिए भागने लगे, अर्थात वो ईश्वर के आराध्य के साधना में लीन होने लगे। इसका एक बहुत बड़ा संदर्भ आदिकाल के साहित्य में हमें दिखाई देता है। धार्मिक वातावरण दूषित हुआ था, जनता में एक प्रकार का असंतोष था। भारत की यदि ऐतिहासिक बात करें, आदिकाल तक हम देखते हैं कि राजा के अलग अलग राजाओं के बीच युद्ध हुआ करते थे, लेकिन आज
एक नई समस्या पूरे देश के सामने आई थी। आदिकाल में एक समस्या आई थी, वो थी बाहरी आक्रमणकारी मुस्लिम शासक। माने आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में इस प्रकार की एक विद्वेषकारी, इस प्रकार की एक विध्वंसकारी परिस्थितियां राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं थी। लेकिन मुस्लिम शासक आने के बाद हर एक को ऐसा डर लगने लगा कि हमारे यहाँ अब सारे लोग धर्मांतरित होंगे और धर्म दूषित हो जाएगा, कलुषित हो जाएगा। और इसी कारण जनता में एक प्रकार से असंतोष का वातावरण निर्माण हुआ था। और ये वातावरण हम देखते हैं कि साहित्य के माध्यम से कई बार दिखाई देता है। शोभ और भ्रम की परिस्थिति भी इस काल के साहित्यकाल में लोगों में निर्माण हुई थी। उसका सारा परिणाम हम साहित्य के माध्यम से दिखाई देता है। और इसलिए समकालीन परिवेश का जो साहित्य है, वो साहित्य अलग अलग परिस्थितियों से प्रभावित होता है। और धार्मिक परिस्थितियां भी इसके लिए दूर नहीं है। धार्मिक परिस्थितियों का भी इस पर सामाजिक परिस्थितियों को लेकर भी आदिकाल में काफ़ी संदर्भ जुड़ जाते हैं कि आदिकालीन सामाजिक परिस्थितियों का भी हमारे समकालीन साहित्य पर काफ़ी प्रभाव रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित हो गई थी। जनता शासन और धर्म के द्वारा दोनों ओर से निराश्रित हुई थी। इसका अर्थ क्या है कि हम देखते हैं कि अब लोगों में एक प्रकार से असंतोष का भाव, असुरक्षा का भाव आदिकालीन परिस्थितियों में निर्माण हुआ था। कि एक और हम देखते हैं कि धर्म अस्थिर हुआ था, एक और हम देखते हैं कि शासन बदलने के कारण, राजा बदलने के कारण लोगों में एक प्रकार से डर निर्माण हुआ था। और इसी कारण हम देखते हैं कि लोग जो हैं अपने ईश्वर के, अपने आराध्य के वहां पर शरण में गए। अर्थात साहित्य निर्माण हुआ, लेकिन लोग अलग अलग पंथों में बांटे जाने लगे और अलग अलग आराध्य के बीच बांटे जाने लगे। और साहित्य पर यह प्रभाव हुआ कि साहित्य धर्म के साथ जोड़ा गया, साहित्य आराध्य के साथ जोड़ा गया। उसका नतीजा हम देखते हैं कि भक्ति काल में जो साहित्य निर्माण हुआ वो आदिकाल से ही प्रारंभ हुआ था। इस काल में हम देखते हैं कि सामाजिकता को लेकर जब हम चिंतन करते हैं कि पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जब तक कर्मकांड बढ़ने लगे थे। जब लोगों के बीच धार्मिकता निराश्रित होती है, लोगों के बीच शासक निराश्रित होता है, अर्थात शासक के प्रति उदासीनता होती है, तब लोग अपने आप को बचाने के लिए धर्म की बात, धर्म का सहारा लेते हैं और साथ ही साथ पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप और कर्मकांड की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका उदाहरण हमने अलग अलग इतिहास के अलग अलग पन्नों में हमने देखा है। लेकिन आदिकाल में जब हम बात करते हैं तो लोग अधिक तौर पर अंधविश्वास की ओर मुड़े थे, तंत्र मंत्र की ओर मुड़े थे, कर्मकांड में विश्वास करते थे। और इसका सारा नतीजा हम देखते हैं कि हमारे नाथों ने इसका सारा विरोध किया है। नाथों के साहित्य में ये सारी चीजें, कर्मकांडों का विरोध करते हमें दिखाई देते हैं नाथ। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि भक्तिकाल में निर्गुण साहित्य निर्माण होता है। राजपूतों में शौर्य तो था, लेकिन परंतु वो आपसी लड़ाई में ज्यादा विश्वास करते थे। तू बड़ा या मैं बड़ा, या मैं बड़ा या तू बड़ा, इसमें ही उनकी ज्यादा रुचि हुआ करती थी। और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि पूरे देश को एक साथ एक सूत्र में बांधने का प्रयास राजपूतों के माध्यम से हो जाता था। तो वहां पर एक सूत्र में देश बांधा जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वे आपस में ही लड़ते रहे और अपनी शूरता को सिद्ध करने का प्रयास करते रहे। ये राजपूत शासकों का एक दोष माना जा सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वंश गौरव और अभिमान को लेकर गृह कलह में ही ये समाज उलझा रहा था। उत्तर भारत में विशेषतः राजपूतों का राज था और वहाँ पर हम देखते हैं कि वंश गौरव और अभिमान को लेकर वे अपने बीच झगड़ा किया करते थे। और जिसका परिणाम समकालीन समाज पर, समकालीन सामाजिक कवियों पर, साहित्यकारों पर और समकालीन घटक पर होता था। और समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे भोग की वस्तु मानी जाती थी। ये भी वास्तविक आदिकालीन साहित्य के संदर्भ में, आदिकालीन परिस्थिति के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि समकालीन स्त्रियों को एक पूज्य भाव की भावना स्त्री के प्रति नहीं थी, एक भोग की वस्तु, इस प्रकार की एक परिस्थिति थी। विदेशी आक्रमणकारियों की जब बात आती है तब हम देखते हैं कि स्त्रियों को वहाँ पर काफ़ी वहाँ पर असुरक्षा का भाव निर्माण हुआ था। और अलग अलग प्रकार के साहित्य के माध्यम से भी स्त्री का नक्शिक वर्णन हम देखते हैं कि होते हुए दिखाई देता है, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि स्त्री एक सुंदरता का,
भोग का एक वस्तु मानी जाने लगी थी। राजा और सामंत अंतदुखी अंगरलियों में व्यस्त था। अब जब राजा ही अपनी जनता के प्रति यदि संवेदनशील नहीं है तो वहां पर जनता के बीच संभ्रम की अवस्था निर्माण हो सकती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा और अलग अलग प्रकार के जो सामंत हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वे अपने ही सुख में लीन थे, रंग रलियों में व्यस्त थे। और इसका नतीजा हम देखते हैं कि समकालीन परिवेश की जो जनता है वो जनता असंतोष से भरी हुई थी और उनको राजा के प्रति भी, अपने जमींदार के प्रति भी और राजा के आने वाले वारिस के प्रति भी एक प्रकार से निरस्ता थी। और इसी का कारण हम देखते हैं, इसका परिणाम हम देखते हैं कि साहित्य में भी होते हुए दिखा देता है। निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर बताना आवश्यक जान पड़ता है कि इस काल में निर्धनता थी, युद्ध थी, अशांति थी। जिस देश में हम रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, जिस राजा के आश्रित रहते हैं, यदि वो राजा इस प्रकार का युद्ध जन्य परिस्थितियों से लड़ता हो या उस राज्य में इस प्रकार की निर्धनता हो, अशांति हो, वहाँ के लोग सदैव हम देखते हैं कि आतंकित रहते हैं। उसका परिणाम हमारे लोक जीवन पर होता है, सामाजिक जीवन पर होता है, पारिवारिक जीवन पर होता है। और उसका नतीजा हम देखते हैं कि साहित्य के माध्यम से हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल के इतिहास में या आदिकाल के साहित्य में इसका प्रतिफलन हमें दिखाई देता है कि और हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों का भी चिंतन हमारे इस काल के समकालीन साहित्यकारों ने किया है। अगली परिस्थिति की जब हम बात करते हैं, ये साहित्यिक परिस्थितियां हैं। साहित्यिक परिस्थितियां क्या थी? अभी हम देखते हैं कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा और हिंदी साहित्य में लिखा जा रहा था। और इस काल में संस्कृत साहित्य के अन्य पुराणों, स्मृतियों, ज्योतिष और काव्य के मौलिक ग्रंथ लिखे गए। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संस्कृत आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ इस काल में लिखे गए, जैसे कि आनंदवर्धन है, मम्मट है, भोज है, सैमेंद्र है, भरत मुनि है, राजेश्वर है, विश्वनाथ है, भवभूति है। ये सारे जितने भी आचार्य, संस्कृत के आचार्य हैं, उन्होंने साहित्यिक रस, अलंकार आदि के प्रति उन्होंने अपना भाव रखा, अपने विचार रखे, अपना चिंतन रखा। और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज भी हम उन सारे सिद्धांतों का हिंदी साहित्य के या हिंदी भाषा के संदर्भ में अनुपालन करते हैं। संस्कृत में उसका अनुपालन होता है, मराठी भाषा में उसका अनुपालन होता है। अर्थात ये इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। भाषा का जो आरंभिक ढांचा या व्याकरणिक ढांचा कैसा होना चाहिए, इसका इस संदर्भ में आदिकालीन इन साहित्यकारों ने जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण लिखा है। कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य एक केंद्र बना हुआ था इस काल में। ये भी हम बात ध्यान में रखें कि जो कन्नौज प्रदेश है और कश्मीर प्रदेश है, जहाँ पर संस्कृत के साहित्य केंद्र बने थे, ये साहित्य केंद्र वहाँ पर चर्चा का विषय रहा करते थे और जहाँ पर बहुत सारे सिद्धांतों का सृजन हुआ है। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अपभ्रंश में अपने साहित्य ग्रंथ लिखे और ये महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का जो प्रारंभिक रूप है वो अपभ्रंश भाषा में हमें दिखाई देता है। और परिणाम तो हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी जितनी सशक्त हुई है, इतनी सशक्त हुई है, उसका सारा जो श्रेय है हमारी अपभ्रंश भाषा को जाता है। और इन अपभ्रंश भाषा में समकालीन जैन कवियों ने जितना लिखा है वो काफी लिखा है, माने हमारी हिंदी की खड़ी बोली हिंदी के विकास के लिए वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसलिए साहित्यिक परिस्थिति की यदि बात करें, हिंदी भाषा के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण चरण माना जाता है जैन कवियों द्वारा। स्वयंभू है, पुष्पदंत है, धनपाल है, हेमचंद्र है, जैसे जो जैन कवि हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया है। इस काल के रासो साहित्य में वीर तथा श्रृंगार रसों की प्रधानता रही है। जब हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो वहाँ पर भी रासो इस प्रकार का वीर साहित्य लिखा गया। जब हम रासो साहित्य की बात करते हैं तो वहाँ पर वीर और श्रृंगार रस की बात आती है। जब हम सिद्ध साहित्य की बात करते हैं तो वहाँ पर समाज को उपदेश देने का प्रयास वहाँ पर हुआ है। नाथ साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तब हम वहाँ पर देखते हैं कि समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास नाथों ने किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहित्यिक परिस्थितियाँ भी, आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियाँ भी हिंदी के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी साहित्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आखिरी और अंतिम जो परिस्थिति है वो है सांस्कृतिक परिस्थिति। जैसे मैंने कहा, मुस्लिम शासक का आगमन से भारत सैन्य हुआ और मुस्लिम संस्कृति का यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है। हमारे मंदिर है, हमारी भाषा है, हमारा
खान पान है, हमारी संस्कृति है, जिस पर आज भी हम मुस्लिम शासकों का प्रभाव मानते हैं, दिखाई देता है। और ये सारा प्रभाव हम देखते हैं कि आदिकाल से हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था, हिंदू धर्म शिखर पर था, राष्ट्रीय संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार बनी हुई थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि बाहरी आक्रमणकारी अर्थात मुस्लिम शासक आते हैं, अपनी संस्कृति लेकर आते हैं, और उस संस्कृति का प्रभाव हमारी भाषा पर, हमारे मंदिरों पर, हमारे स्थापत्य पर, हमारी साहित्य पर दिखाई देता है। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंद प्रेशोर, पुरी, भुवनेश्वर, वेलोर के मंदिर इसी काल की देन है। और मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है। ये हम उसका नकार नहीं कर सकते, नकार नहीं दे सकते कि हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर, हमारे चाल चलन पर, हमारे स्थापत्य पर मुस्लिम शासकों की संस्कृति का प्रभाव रहा है। और ये प्रभाव भी हमारे साहित्य पर भी दिखाई देता है। मित्रों, ये सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां इस काल के साहित्यिक निर्माण के लिए काफ़ी प्रभावकारी रही है। प्रभावकारी इसलिए रही है कि जैसे हमने कहा कि जब जिस काल का साहित्य निर्माण होता है, उस काल का साहित्य निर्माण होते हुए समकालीन परिस्थितियां उस पर प्रभाव करती हैं। ये समकालीन परिस्थितियां ही उस साहित्य की दिशा तय करती हैं, और ये तय करने का श्रेय हम देखते हैं कि समकालीन परिस्थितियों को जाता है। ये परिस्थितियां, आदिकालीन परिस्थितियां हिंदी भाषा के विकास के लिए, साहित्य के विकास के लिए ये पूरक थी अर्थात प्रेरक थी। और इसी कारण हम देखते हैं कि अपभ्रंश से लेकर खड़ी बोली और खड़ी बोली से लेकर हिंदी तक का जो एक प्रकार की यात्रा संपन्न हुई है हिंदी विकास के संदर्भ में, हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में, ये इसकी जो जड़ें हैं ये आदिकाल में हैं, इन परिस्थितियों में हैं। ये परिस्थितियां यदि नहीं होती तो हिंदी भाषा विकसित नहीं होती, हिंदी साहित्य विकसित नहीं होता। और इसलिए आदिकालीन इन परिस्थितियों को एक नया महत्व इस प्रकार हम दे सकते हैं। और इन परिस्थितियों के कारण ही इस प्रकार का साहित्य उस काल में लिखा गया, और जिसकी प्रेरणा आगे के साहित्य को मिली। और ये साहित्य काल, हिंदी साहित्य काल हिंदी के विकास के लिए प्रथम चरण यद्यपि हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात ये परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं, साहित्य भी महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो आदिकालीन साहित्य लिखने के लिए ये सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां, साहित्यिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण कारीगर सिद्ध होती हैं। परिस्थितियों के कारण ही इस काल का साहित्य समृद्ध है और महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।